मैं अमर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजकीय महाविद्यालय नौहर में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो में हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को अपने मुख्य रूप से इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी और प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, इन दो पार्ट्स के अंदर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो अपने को पता है कि जंतु जगत बहुत विशाल है और इसमें पृथ्वी पर लाखों की संख्या में जंतुओं की स्पीसीज पाई जाती है तथा हर वर्ष नई जंतु स्पीसीज की खोज होती रहती है, जिससे लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। हमें पता है कि जंतु दुनिया के हर तरह के वासस्थान में और हर क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। जंतुओं का आकार एवं स्वभाव एक दूसरे से बहुत भिन्न होता है। अतः संख्या की विशालता के साथ साथ जंतु जगत में विषमता भी बहुत अधिक होती है। सामान्यतः देखने पर लगता है कि जंतु जगत एक बहुत ही अव्यवस्थित समूह है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जंतु जगत प्रकृति में बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं। जंतुओं की प्राकृतिक समानताओं और विषमताओं के आधार पर इसको कई पृथक समूहों में आसानी से विभाजित किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि जंतु वर्गीकरण को प्राकृतिक वर्गीकरण या नेचुरल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। वर्तमान समय में वर्गीकरण जीव विज्ञान की एक अत्यंत प्रमुख शाखा है, जो वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी कहलाती है। टैक्सोनॉमी में जीवों को वैज्ञानिक ढंग से पृथक समूहों में विभाजित किया जाता है तथा उनका वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है। अब अपने मुख्य रूप से इसके जो हिस्ट्री है, सामान्य हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले पुरातन काल की बात करते हैं। तो जंतुओं को जो उसकी जो मुख्य रूप से जो क्लासिफिकेशन के अंदर दो टर्म अपने यूज करेंगे, एक तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और दूसरी उसकी नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में उसकी प्राकृतिक समानताओं और विषमताओं के आधार पर विभाजित किया गया है, जबकि आर्टिफिशियल या अननेचुरल क्लासिफिकेशन में कोई भी किसी भी जो उसकी जो मुख्य रूप से जो प्राकृतिक समानताएं और विषमताएं हैं उसको आधार नहीं माना गया है। तो इसकी अपनी थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले पुरातन काल की या प्राचीन काल के अंदर मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार से जंतुओं को वर्गीकृत करता था, जैसे ईटेबल, नॉन ईटेबल, ये उसके मनुष्य के लिए खाने के योग्य है अथवा नहीं है। दूसरा यूजफुल, हार्मफुल, अगर मनुष्य के फायदे के या जो उसके लाभदायक है तो उनको यूजफुल की कैटेगरी में डाल दिया गया, और मनुष्य को अगर हानि पहुंचाने वाले हैं तो उनको हार्मफुल की कैटेगरी में डाल दिया गया। इसी तरह से जंतुओं की आदतों के आधार पर देखें तो फ्लाइंग, नॉन फ्लाइंग, उड़ने वाले, नहीं उड़ने वाले, इस तरह से। तो इस तरह जो ये क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक समानताओं और असमानताओं का आधार नहीं रखा गया। उसके बाद में सबसे पहले अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने, जो ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने सबसे पहले जंतुओं को प्राकृतिक समानताओं और असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया। अरस्तु या एरिस्टोटल को अपने फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी जो बुक है हिस्टोरिया एनिमलियम में सर्वप्रथम जंतुओं को प्राकृतिक समानताओं और असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया, जिसके अंदर उन्होंने जो प्राकृतिक समानता और असमानताओं का आधार माना, उसके अंदर आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को दो ग्रुप्स में बांटा, एनेमा और इनेमा। एनेमा वो ग्रुप जिसके अंदर आरबीसी एब्सेंट थी, और दूसरी इनेमा ग्रुप जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट थी। तो इस तरह से पूरे जो जंतु जगत है उसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया। एनेमा के अंदर जो पोरिफेरा से लेके काइनोडर्मेट्स तक सारे के सारे इन्वर्टिब्रेट्स जंतुओं को रखा गया, और जिन जंतुओं के अंदर आरबीसी उपस्थित थी उनको मुख्य रूप से जो कोर्डेट्स ग्रुप है
या वर्टिब्रेट ग्रुप है उसको रखा गया। फिर उसको आगे दो ग्रुप इनेमा को विविपेरस और ओविपेरस दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। विविपेरस जो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं या अपने समान बच्चे देते हैं, तो ये सारे के सारे जो मेमल्स हैं, मेमल्स ग्रुप्स को इसके अंदर रखा गया। और ओविपेरस जो एगलेइन जो अंडे देने वाले जंतु हैं, जो फिशेज, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, ये सारे के सारे इसके अंदर रखे गए। तो ये जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन है, वो अरस्तु ने दिया गया। अब अपने बात करें आधुनिक या जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है या आधुनिक वर्गीकरण है। आधुनिक वर्गीकरण अपन सब जानते हैं कि कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक थे, जो स्वीडिश वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बारे में बताया। और इनका जो जीवन काल है वो 1707 से लेके 1778 तक का था। 1758 के अंदर 1758 में उन्होंने अपनी एक जो इनकी पुस्तक थी सिस्टमा नेचुरी, उसके 10वें संस्करण में मुख्य रूप से जो क्लासिफिकेशन है, वर्तमान क्लासिफिकेशन जो कि प्राकृतिक समानताओं और असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, और इसके अलावा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो जंतु है, जंतुओं का जो द्विनाम पद्धति, उन दोनों का इसके अंदर वर्गीकरण किया गया है। दोनों की दोनों जो कैरोलस लीनियस की जो सिस्टमा नेचुरी बुक है उसके 10वें संस्करण में इन्होंने दिया। तो इसके अंदर उन्होंने जो मुख्य रूप से जो आधार माना, उसके अंदर वही कि जंतुओं के अंदर जो जितने भी जंतु होते हैं वो प्राकृतिक समानताओं और विषमताओं के आधार पर, यानी कि जो समान कैरेक्टर्स के जंतु हैं उनको अलग डिवाइड किया गया, और उनसे जो अलग विषमता है या जो असमानता रखते हैं उनको अलग डिवाइड किया गया। तो इसके अंदर इनके जो ग्रुप्स जो बनते हैं वो लार्ज से स्मॉल ग्रुप्स के रूप में डिवाइड किया गया। तो इसके अंदर जो मुख्य रूप से इन्होंने जो आधार रखा वो थी प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इसके आधार पर पूरा जंतु जगत है उसको दो भागों के अंदर डिवाइड किया कि एक तो वे जंतु जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट थी उन्हें वर्टिब्रेट्स, और जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट थी उनको इनवर्टिब्रेट्स ग्रुप के अंदर रखा गया। तो ये जो बड़ी जो इनके कैरेक्टर है उनको आधार मानकर आगे वर्गीकृत किया गया। इसके बाद में फिर जो वर्ग बने, बड़े जो उनके स्मॉल जो वर्ग बने, उनको फिर आगे संरचनात्मक दृष्टि से भी उनके अंदर क्या संरचनात्मक समानताएं हैं, उन समानताओं के आधार पर फिर आगे वर्गीकृत किया। तो एग्जाम्पल के रूप में अपने जैसे वो सारे के सारे ग्रुप्स या जंतु जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है तो वर्टिब्रेटा कहलाए, और फिर उसके अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर जैसे हेयर और जो मेमोरी ग्लैंड की प्रेजेंस है उसके आधार पर मेमल्स ग्रुप बने, और इसी तरह से एवीज, फिशेज, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, ये ग्रुप आगे आगे डिवाइड होते गए। तो इस तरह से जो बड़े ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप से उनकी संरचनात्मक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके आधार पर छोटे ग्रुप बनते गए। तो इस तरह के जो ग्रुप बनते हैं वो लघु एवं विशिष्ट होते जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं या ये जो इस तरह की जो कैटेगरीज बनती है, इनको अपने हिरार्किकल ग्रुप्स या टेक्सोनोमिक रैंक या कैटेगरीज या टेक्सा की संज्ञा दी जाती है। तो पूरा का पूरा जो जंतु जगत है या जो एनिमल ग्रुप है उसको अपने मुख्य जो हिरार्किकल ग्रुप्स बनते हैं उनके अंदर किंगडम, ये यहां पर दिखाए गए हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिलीज, जीनस और स्पीसीज, इस तरह से बड़े से छोटे ग्रुप के अंदर इनको रखा गया है। और ये सारे के सारे इनके हिरार्किकल ग्रुप या टेक्सोनोमिक ग्रुप कहलाते हैं। वर्तमान समय में जो आज का जो वर्तमान समय है उसके अंदर नए नए जंतुओं की खोज होती जा रही है, या नए जंतुओं के खोज के साथ साथ उनके विशिष्ट लक्षण या जो जंतु हैं उनके गुणों का वर्णन लगातार बढ़ता जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। तो उसके आधार पर
जितने भी जो टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं उन टेक्सोनोमिक रैंक के आगे सुपर, इंफ्रा या सब उपसर्ग लगाकर उनकी संख्या बढ़ा ली जाती है जंतुओं की खोज और उनके गुणों के आधार पर। इसी तरह से अन्य जिसके अंदर ग्रेड और डिवीजन ये भी टेक्सोनोमिक रैंक के अंदर बढ़ा दिए जाते हैं जंतुओं की संख्या और गुणों के आधार पर। इस तरह से ये पूरा का पूरा जंतु जगत है उसको क्लासिफाई किया गया है। तो इस तरह का ये जो ग्रुप बनते हैं इसके अंदर सारा जो वर्गीकरण है वो प्राकृतिक समानताओं और विषमताओं के आधार पर है। और इसी के आधार पर अपने जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, नेचुरल क्लासिफिकेशन को लीनियस क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है या इसको हिरार्किकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, जो कि उत्तराधिकारी पद उत्तराधिकारी ग्रुप्स के अंदर आगे डिवाइड होता जाता है। तो इस तरह ये जो जनरल क्लासिफिकेशन है। फिर इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो अपने टेक्सा या जो इसकी कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज के अंदर मुख्य रूप से इसकी फाइलम से लेके किंगडम से लेके और फैमिली तक ये जितनी भी जो टेक्सा है इनको जो नामकरण, क्योंकि अपने जैसे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि जंतुओं का जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने क्या किया, इसका क्लासिफिकेशन और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दोनों शब्द जो दोनों जो थ्योरीज हैं वो कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई है। जिसमें जो द्वितीय नाम पद्धति है, द्वितीय नाम पद्धति उसकी जंतु की स्पीसीज को प्रदर्शित करती है, जो इसके अंदर जैसे अपने सबको पता है कि जीनस जो स्पीसीज है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूप में उसको अपने नामांकित करते हैं। तो जिसके अंदर पहला शब्द होता है जीनस होता है और दूसरा स्पीसीज होता है। और इससे पहले के जितने भी टेक्सा है ये टेक्सा सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल या एक पद नाम पद्धति के आधार पर नामकरण किया जाता है। तो ये अपना जो मुख्य टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी या वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत।